हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल 38 ट्रांसफ़र के बारे में। और इस वीडियो में आपको डाक विभाग में ट्रांसफ़र की प्रक्रिया का कंप्लीट निचोड़ मिलेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट बचा रहेगा। आज जिन ट्रांसफ़र नियमों की हम बात करेंगे वो नियम जो है एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड, पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पीओ एंड आरएमएस अकाउंटेंट, इन सभी पर लागू होते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट पर है, आपको ये वीडियो देखनी बहुत ही ज़रूरी है और ये नियम बहुत ही सावधानी से आपको समझने भी बहुत आवश्यक है। अगर आप इन नियमों को अच्छे से नहीं समझ पाओगे तो भविष्य में आपको अपनी सर्विस के साथ बहुत ही बड़ा खिलवाड़ करना पड़ सकता है। और आप ये देख सकते हैं, देखिए ये नियम एक्चुअली बहुत ज़्यादा हैं। जो भी जब से ये ट्रांसफ़र प्रोसेस ऑनलाइन स्टार्ट हुई है उसके बाद जितने भी सर्कुलर्स आए हैं ट्रांसफ़र्स को लेकर, उनका कंपाइलेशन ये मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये बहुत ज़्यादा पेजेस हैं और इनको जो है मैंने कंपाइल करके एक कंप्लीट वीडियो बनाई है। मुझे भी इसको स्टडी करने में एंड इस कंपाइलेशन को बनाने में काफ़ी टाइम लग गया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको ये प्रोवाइड कर सकूँ। ये कुछ मिनटों की वीडियो है, हालांकि थोड़ी बड़ी रहेगी वीडियो, इतनी भी ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी, बट कि आप देख ना पाए। ये वीडियो इतनी नॉलेजेबल रहेगी कि भविष्य में आने वाली ट्रांसफ़र संबंधी परेशानियां आपको बिल्कुल भी नहीं होगी। सभी ट्रांसफ़र संबंधी नियमों की जानकारी यहाँ पर आपको मिल पाएगी। अतः वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब से ट्रांसफ़र प्रोसेस ऑनलाइन होना स्टार्ट हुए हैं तब से ट्रांसफ़र के नियमों में आए हैं उनका कंपाइलेशन मैंने यहाँ पर कुछ ही स्लाइड्स में आपको प्रोवाइड कराया है। ये सभी आप समझ लेंगे तो अगर आप वो नोटिफिकेशंस भी पढ़ेंगे, वो भी मैं लास्ट में आपको अच्छे से दिखाऊंगी डेट वाइज, तो उनको आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और इन सभी बदलाव को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है ताकि जो लेटेस्ट नियम है ट्रांसफ़र के उनसे आपको अवगत कराया जा सके। तो देखिए, सबसे पहले ये आप स्लाइड में देख पा रहे हैं रूल 38 ट्रांसफ़र। मतलब कि आपको पता ही है कि जो रूल 38 ट्रांसफ़र है वो एक ऑन कॉस्ट ट्रांसफ़र होता है। मतलब हमें अपनी इच्छा से हम ये ट्रांसफ़र लेते हैं, सरकार अपनी इच्छा से इसको प्रोवाइड नहीं कराती है। सरकार अपनी इच्छा से जो ट्रांसफ़र प्रोवाइड कराती है पब्लिक इंटरेस्ट में रखते हुए, वो होता है रूल 37 ट्रांसफ़र, ठीक है। और जो हम सरकारी कर्मचारी अपनी इच्छा से लेते हैं वो होता है रूल 38 ट्रांसफ़र। तो देखिए, इसके टाइप्स की बात करें तो 3 तरीके से होता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र या फिर विदाउट म्यूचुअल ट्रांसफ़र एंड टेम्परेरी ट्रांसफ़र। 3 टाइप से ये होता है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात करें, देखिए मैं ये स्लाइड आपको क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि ट्रांसफ़र के नियम समझने से पहले आपको कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी ट्रांसफ़र की रिगार्डिंग पता होनी चाहिए, जो कि ये है। तो म्यूचुअल की अगर हम बात करते हैं, म्यूचुअल की जैसे वर्ड से ही आपको पता चल रहा है कि आपस में ट्रांसफ़र ले लेना। जैसे कि मान लो मैं हूँ और सामने वाला कोई भी सरकारी कर्मचारी है, अगर वो मेरी ही पोस्ट पर है, जैसे अगर मैं पोस्टल असिस्टेंट हूँ, वो भी अगर पोस्टल असिस्टेंट है, तो हम दोनों आपस में ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर मैं समझ लेते हैं मैं दिल्ली में हूँ और वो यूपी में है, मैं यूपी में जाना चाहती हूँ, वो दिल्ली आना चाहता है, तो हम दोनों आपसी सहमति से जो ट्रांसफ़र लेते हैं उसको कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस नियम रहते हैं, इनकी भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं विदाउट म्यूचुअल, मतलब कि जिसमें आपसी सहमति ना हो। जब हमें कोई ऐसा बंदा ना मिल पाए, मान लेते हैं कि मैं दिल्ली से यूपी जाना चाहती हूँ बट मेरे को कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिल पा रहा है कि जो यूपी से दिल्ली मेरे प्लेस पर आना चाहता हो, तो फिर क्या होगा, मैं अप्लाई करूँगी ट्रांसफ़र और जो भी मेरी कैडर की वैकेंसीज़ वहाँ पर होंगी यूपी में, तो उनके अगेंस्ट मेरे को वहाँ पर ट्रांसफ़र मिल पाएगा। तो ये आपसी सहमति से नहीं होता है, इसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। हालांकि म्यूचुअल के लिए भी फॉर्म तो अप्लाई करना पड़ता है, बट इसमें क्या है, इसमें हमारे पास बंदा जो है पहले से हमें पता नहीं होता कि किसके अगेंस्ट हमें ट्रांसफ़र मिलेगा। थर्ड होता है टेम्परेरी ट्रांसफ़र। टेम्परेरी ट्रांसफ़र जब होता है, मान लेते हैं कि जैसे कोई भी कंडीशन रहती है ट्रांसफ़र के लिए, मान लेते हैं कि 1 साल के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए, या फिर एक बार अगर आपने ट्रांसफ़र ले लिया है तो उसके बाद आप 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं ट्रांसफ़र के लिए। तो उस कंडीशन में अगर बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है और आपको ट्रांसफ़र लेना पड़ जाता है, तो आप लेते हैं टेम्परेरी ट्रांसफ़र। टेम्परेरी ट्रांसफ़र इसी को बोला जाता है।
और ये जो ट्रांसफ़र रहता है ये पूरे सर्विस टेन्योर में, जैसे कि 60 साल तक आपको जॉब करनी है तो आपको ये सिर्फ 3 साल के लिए ही दिया जाता है। और या तो आप इसको एक ही स्पेल में ले सकते हैं ये 3 साल, या फिर आप 2 स्पेल में इनको ले सकते हैं, और इन दोनों स्पेल्स के बीच में भी 3 साल का गैप होना चाहिए। मान लीजिए आपने 1 साल के लिए अभी टेम्परेरी ट्रांसफ़र ले लिया, आप दिल्ली से यूपी चले गए टेम्परेरी ट्रांसफ़र लेकर, पहले ये 1 साल के लिए लिया जाता है, ठीक है। फिर अगर आपको फर्दर ज़रूरत नहीं है तो आप वापस दिल्ली आ जाएंगे। फिर इन फ्यूचर अगर कभी आपको फिर से ज़रूरत पड़ती है नेक्स्ट ईयर टेम्परेरी ट्रांसफ़र लेने की, तो आप टेम्परेरी ट्रांसफ़र नेक्स्ट ईयर नहीं ले पाएंगे, आपको 3 साल तक वेट करना पड़ेगा, तभी आप नेक्स्ट टेम्परेरी ट्रांसफ़र अप्लाई कर पाएंगे और 2 साल आपके पास शेष रह जाएगा। 2 साल के लिए आप टेम्परेरी ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अदर भी इसकी कुछ कंडीशंस हैं, वो भी जैसे जैसे वीडियो आगे प्रोसीड करेगी हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट बात आती है कि ये जो तीनों टाइप के ट्रांसफ़र्स हैं ये हम किस किस तरीके से ले सकते हैं। तो इनके 2 वेज़ है, मतलब 2 तरीके से हम ले सकते हैं। एक होता है इंटर सर्कल ट्रांसफ़र, एक होता है इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र। इंटर सर्कल ट्रांसफ़र की बात करें, जब हम एक स्टेट से, इसको आप ऐसे समझे कि हमें मान लिया दिल्ली से जाना है हरियाणा, या दिल्ली से यूपी, दिल्ली से राजस्थान, मतलब कहीं भी एक स्टेट से अगर आप दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं तो आपको इंटर सर्कल ट्रांसफ़र लेना होगा। वहीं पर अगर आप एक ही स्टेट के अंदर ट्रांसफ़र चाहते हैं, मान लेते हैं मैं दिल्ली के अंदर जो मेरा डिवीज़न अभी है वो डिवीज़न छोड़ के मैं दूसरे डिवीज़न में जाना चाहती हूँ, ठीक है, या फिर दूसरे अगर समझ लीजिए आप हैं महाराष्ट्र में और आप हैं मुंबई सर्कल में हैं, फ़िलहाल आप मुंबई रीजन में हैं एंड नागपुर रीजन में वहाँ पर आप जाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र अप्लाई करना होगा। मतलब जो ट्रांसफ़र एक ही सर्कल यानी कि एक ही राज्य के अंदर अपना डिवीज़न या फिर रीजन चेंज करने के लिए होता है उसको इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र बोला जाता है। तो आई होप ये जो टर्मिनोलॉजी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफ़र को समझने के लिए, ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम प्रोसीड करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो देखिए ये कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि रूल 38 ट्रांसफ़र के लिए मैंडेटरी हैं। सबसे पहला है, ज़्यादा नहीं है, ये 4 ही स्लाइड है, ये मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी और अच्छे से आप समझ जाएंगे तो इन फ्यूचर ट्रांसफ़र रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होएगी, बशर्ते आप जो है दूसरों को ही गाइड कर पाएंगे ट्रांसफ़र के बारे में, आप बहुत ही अच्छे से सबको गाइड कर पाएंगे। तो फर्स्ट जो पॉइंट है 1 ईयर सर्विस कंप्लीट इन प्रेजेंट कैडर, मतलब जो फिलहाल आपका कैडर है, मान लेते हैं कि आप MTS है अभी, तो MTS में आपने 1 साल की सर्विस कंप्लीट कर ली हो। मान लेते हैं कि आप MTS से पोस्टमैन बन गए हो, ठीक है, तो MTS में आपने काम किया 3 साल, फिर आप पोस्टमैन बन गए, तो आप बोलेंगे कि मैं तो पोस्टमैन बन गया हूँ, अब मैं ट्रांसफ़र ले लेता हूँ अपने घर के आसपास और ट्रांसफ़र अप्लाई कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, आपको पोस्टमैन कैडर में भी 1 साल कंप्लीट करना होगा। प्रेजेंट कैडर का मतलब ये है कि जो फिलहाल आपका कैडर है जिसमें आप ट्रांसफ़र चाहते हो उसमें आपको 1 साल सर्विस करते हुए हो जाना चाहिए। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है कि जो पोस्टल असिस्टेंट SBCO में कार्यरत है और अगर वो अपनी इच्छा से पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस में आना चाहते हैं, ठीक है, और वो आ भी गए हैं अगर, तो उनको ये मैंडेटरी नहीं है कि वो PAPO में यानी कि पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस में उनको 1 साल सर्विस कंप्लीट करना अनिवार्य नहीं है। वो जैसे ही PAPO में आते हैं तभी से अपना ट्रांसफ़र फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड है टाइप्स, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिए हैं कि म्यूचुअल एक्सचेंज के थ्रू होता है, विदाउट म्यूचुअल एक्सचेंज एंड टेम्परेरी ट्रांसफ़र। इनमें कुछ बेसिक कंडीशंस हैं जो कि हटके हैं, उनके बारे में बात करें। अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेते हैं, म्यूचुअल में एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ ट्रांसफ़र हो जाता है आपसी सहमति से, तो इसमें सीनियरिटी का एक लोचा रहता है। सीनियरिटी इसमें किसकी काउंट होएगी, मान लेते हैं मैंने ट्रांसफ़र लिया किसी A पर्सन से, मेरे को 5 साल हो गए हैं, उस बंदे को 3 साल हुए हैं अभी डिपार्टमेंट में काम करते हुए, तो इसमें एक फ़ायदा ये मिल जाता है कि आपकी जो सीनियरिटी है ना, वो जो लोअर कैंडिडेट की सीनियरिटी है, मतलब जो 3 साल वाला बंदा है सामने वाला, वही उसकी सीनियरिटी रहेगी एंड वही मेरी सीनियरिटी रहेगी। मतलब एक तरह से सीनियरिटी थोड़ी डाउन तो हुई है, बट एकदम ऐसे नहीं कि बिल्कुल जीरो ही हो गई है, ठीक है। तो यानी कि जो 3 साल वाला बंदा है
दोनों की सीनियरिटी वो काउंट हो जाएगी फाइनली। बट जो विदाउट म्यूचुअल एक्सचेंज वाला ट्रांसफ़र है, इसमें सीनियरिटी जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। मान लेते हैं मैं ट्रांसफ़र लेके जाती हूँ दिल्ली से यूपी, तो यूपी में मैं सबसे जूनियर समझी जाऊंगी। वहाँ पर जितने भी पोस्टल असिस्टेंट होंगे उनमें सबसे जूनियर मेरे को समझा जाएगा। फर्दर बात करते हैं टेम्परेरी ट्रांसफ़र। इसमें कोई भी सीनियरिटी का इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि इसमें तो एक मतलब मैक्सिमम ये 3 इयर्स के लिए ही रहता है। तो 3 इयर्स के बाद इसमें तो अपने पेरेंट डिवीज़न में ही एम्प्लॉय चला जाता है। फर्दर हम बात करेंगे वेज, यानी कि कितने तरीक़ों से ये ट्रांसफ़र होते हैं। एक होता है इंटर सर्कल, एक होता है इंट्रा सर्कल, जिसकी हमने बात कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट है इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र। तो इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र का एक एक्सेप्शन है, हालांकि ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, बट इसको मैं अभी आगे समझाऊंगी, क्योंकि इसका एक पॉइंट ऐसा है जो कि रिलेशन में है, तो उसको समझ जाएंगे तभी ये आप रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियरिटी। सीनियरिटी की बात करें तो एक होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो प्रमोशन होते हैं, एक तो होता है विदाउट एग्ज़ाम, एक होता है विद एग्ज़ाम। विदाउट एग्ज़ाम प्रमोशन जो होते हैं वो सीनियरिटी बेस्ड एग्ज़ाम रहते हैं। तो यानी कि अगर आप रूल 38 ट्रांसफ़र ले लेते हैं तो आपकी सीनियरिटी तो डाउन हो ही जाती है। तो आप जो है जो ये विदाउट एग्ज़ाम वाले प्रमोशंस रहते हैं इनमें काफ़ी पीछे हो जाते हो। तो यानी कि ये वाले प्रमोशन आपको लेट मिलते हैं। जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट के बाद आप एलएसजी बनते हैं, उसमें अभी 2400 ग्रेड पे रहता है आपका पोस्टल असिस्टेंट में, एलएसजी बनते ही आपका 2800 ग्रेड पे हो जाता है। ठीक है, फर्दर ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप प्रमोशन चलते हैं। एमएसीपी भी मिलता है 10 इयर्स के बाद। जैसे आप पोस्टल असिस्टेंट में भर्ती हुए हैं उसके 10 इयर्स के बाद आपको फर्स्ट एमएससीपी मिलता है। देन जब आप पोस्टल असिस्टेंट की अपॉइंटमेंट डेट से 20 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं सेकंड एमएससीपी मिलता है। एंड जब पोस्टल असिस्टेंट की ज्वाइनिंग डेट से आप 30 इयर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो थर्ड एमएससीपी मिलता है। एमएससीपी मतलब होता है एक तरह का ये भी प्रमोशन ही होता है, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन होता है, मतलब आपकी सैलरी जो है एक नेक्स्ट जो लेवल रहता है उसमें पहुंचा दी जाती है। एक होता है विदाउट एग्ज़ाम प्रमोशन, विद एग्ज़ाम प्रमोशन, यानी कि जो आप एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई करके जो है प्रमोशन लेते हैं। जैसे कि पोस्टल असिस्टेंट के बाद आप बनते हैं इंस्पेक्टर, 8 साल की सर्विस करने के बाद एग्ज़ाम अगर आप देते हैं इंस्पेक्टर का और आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप इंस्पेक्टर बन जाते हैं। एंड ऐसे ही AAO बनते हैं। पोस्टल असिस्टेंट की सर्विस जब 9 इयर्स की हो जाती है तो वो AAO का एग्ज़ाम दे सकते हैं और वो AAO बन सकते हैं अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब से आपने ज्वाइनिंग कर रखी है तब से ही आपके प्रमोशन के लिए सभी ईयर्स काउंट किए जाएंगे। बट यहाँ पर ये जो प्रमोशन होगा बिना एग्ज़ाम के, इसमें आपको जो है ट्रांसफ़र लेने के बाद बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया जाएगा एंड फर्दर जितने ईयर्स होंगे वो आपके सीनियरिटी में काउंट होंगे एंड उसके बेस्ड पर आपको प्रमोशन दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इफ़ रूल 37, अगर आपको रूल 37 दे दिया गया है। रूल 37 क्या होता है, जब पब्लिक इंटरेस्ट में गवर्नमेंट खुद ही आपका ट्रांसफ़र कर देती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको रूल 37 बोला जाता है। और अगर आप वहाँ पर जाने के बाद रूल 38 अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आप ऑन कोस्ट अपनी इच्छा से कोई भी ट्रांसफ़र चाहते हैं, आपका वहाँ पर आप अडेप्ट नहीं हो पा रहे हैं, वो लोकेशन सुटेबल नहीं है, कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपके होम स्टेट में आ जाओ, तो आप अपनी मर्जी से जो ट्रांसफ़र अप्लाई करेंगे उसके लिए 3 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। 3 इयर्स की रेस्ट्रिक्शन रहती है। फर्दर रीट्रांसफ़र के बारे में बात करें, अगर एक बार आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, मान लिया मेरा दिल्ली से यूपी ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है, तो आप चाहते हैं कि नहीं, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं यूपी से दोबारा दिल्ली आ जाऊँ, तो मेरे को क्या करना होगा, इसको बोलेंगे रीट्रांसफ़र टू ओल्ड यूनिट। तो इसके लिए भी मेरे को 3 साल वेट करना होगा, तभी मैं अप्लाई कर सकती हूँ दोबारा से ट्रांसफ़र के लिए। और इसके लिए मेरे को फ्रेश ट्रांसफ़र एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी और इसमें मेरी सीनियरिटी भी लॉस्ट हो जाएगी। मतलब मान लिया मैंने यहाँ पे 3 साल यूपी में काम कर लिया, फिर मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ, तो वो सर्विस मेरी काउंट नहीं होएगी, मतलब सीनियरिटी में काउंट नहीं होएगी, लेकिन एग्ज़ाम बेस्ड प्रमोशन में काउंट होएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी सीनियरिटी लॉस्ट हो जाएगी और जो मैं दोबारा से, जैसे पहले भी मैं दिल्ली थी फिर यूपी गई, फिर से मैं दिल्ली उसी यूनिट में आ गई, तो वहाँ पे मैं सबसे जूनियर समझी जाऊँगी। भले ही मैंने उस यूनिट में पहले काम कर रखा है, लेकिन मैं वहाँ पर सबसे जूनियर समझी जाऊँगी। ठीक है, जैसे कि मेरी रिक्रूटमेंट 2018 की है, ठीक है, और मैं चली गई यूपी, चली गई मैं 2023 में चली गई, फिर मैंने 3 साल कंप्लीट करे यूपी में, 2026 में मैं अगेन दिल्ली आ गई।
तो दिल्ली में मैं क्या समझी जाऊंगी, 2026 से ही मेरी ज्वाइनिंग समझी जाएगी, 2018 से नहीं समझी जाएगी। तो ठीक है, आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है कैटेगरी एंड मोड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कैडर भी है इसमें, मतलब कि कैसे कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले बात आती है कि सेम कैटेगरी में ही ट्रांसफ़र होता है। मान लेते हैं कोई पोस्टमैन है और वो ट्रांसफ़र चाहता है, कोई सा भी ट्रांसफ़र हो, चाहे वो इंटर सर्कल हो या इंट्रा सर्कल हो, तो वो अगर यूआर कैंडिडेट है तो यूआर से ही उसका ट्रांसफ़र होगा, ओबीसी है तो ओबीसी से ही होगा, एससी है तो एससी से ही होगा, एसटी है तो एसटी से ही उसका ट्रांसफ़र होगा। और ईडब्ल्यूएस के सामने मैंने लिखा है एनए, नॉट अवेलेबल, मतलब ट्रांसफ़र की जो कैटेगरीज हैं उसमें ईडब्ल्यूएस को काउंट नहीं किया गया है। ईडब्ल्यूएस को जनरल ही समझा जाता है, मतलब ईडब्ल्यूएस को यूआर ही समझा जाता है ट्रांसफ़र के टर्म्स में। अब यहाँ पर मैंने नोट लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस को हटा दो, यहाँ से भी नॉट अवेलेबल लिखा है। कैंडिडेट्स रिक्रूटेड अगेंस्ट यूआर वैकेंसी शाल बी कंसिडर्ड एज यूआर फॉर ट्रांसफर अंडर रूल 38। इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न रहता है, ये रूल जनरली किसी को भी पता नहीं रहता है। तो इसमें मैं बताना चाहूँगी जो एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हैं जो कि यूआर कैटेगरी के अगेंस्ट सेलेक्ट हो गए हैं, उनके मार्क्स इतने ज़्यादा थे कि वो अपनी कैटेगरी को क्रॉस कर गए हैं और यूआर कैटेगरी में आ गए हैं, तो उनका जो ट्रांसफ़र होगा वो यूआर कैंडिडेट के साथ ही होएगा, एससी एसटी ओबीसी के साथ नहीं होगा। ओके फाइन, आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ रिक्रूटमेंट भी सेम होना चाहिए। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट से आप क्या समझते हैं, एक होता है डीआर, एक होता है डीपी। डीआर की बात करें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कौन होते हैं, जैसे कि ये एसएससी से आ रहे हैं, फिलहाल सीजीएल से आ रहे हैं पोस्टल असिस्टेंट, पहले सीएचएसएल से आते थे पोस्टल असिस्टेंट, एंड जो एसएससी से एमटीएस आते हैं, या फिर पोस्टमैन का अगर एग्ज़ाम होता है पोस्टमैन आते हैं। तो मतलब जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले रहते हैं उनको डीआर बोला जाता है। डीपी होता है जो प्रमोशन के थ्रू जाते हैं। मान लेते हैं एमटीएस प्रमोशन एग्ज़ाम देकर बन गया पोस्टमैन, या फिर पोस्टमैन प्रमोशन एग्ज़ाम देकर बन जाता है पोस्टल असिस्टेंट, तो उनको बोला जाएगा डीपी, डिपार्टमेंटल प्रमोशन। तो यानी कि अगर कोई डायरेक्ट रिक्रूटी है तो उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले से ही ट्रांसफ़र होएगा, और अगर डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू आए हैं तो डिपार्टमेंटल प्रमोशन वाले से ही उनका ट्रांसफ़र होगा, मतलब उनकी वैकेंसी के अगेंस्ट ही उनका ट्रांसफ़र हो पाएगा। थर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम कैडर होना चाहिए। मतलब पोस्टल असिस्टेंट का ट्रांसफ़र पोस्टल असिस्टेंट से ही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पोस्टल असिस्टेंट को शॉर्टिंग असिस्टेंट के साथ ट्रांसफ़र कर दो। जो शॉर्टिंग असिस्टेंट है उनका शॉर्टिंग असिस्टेंट से ही हो सकता है। और ये आप देख सकते हैं पोस्टल असिस्टेंट इन पोस्ट ऑफिस का अगर आप चाहते हो, पोस्टल असिस्टेंट इन सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस। भाई जो पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट ऑफिस में है वो भी सेम ही तनख्वाह ले रहे हैं, और जो सर्कल ऑफिस या रीजनल ऑफिस में वो भी सेम ही तनख्वाह ले रहे हैं, बट इनका आपस में ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ठीक है। और शॉर्टिंग असिस्टेंट, क्योंकि कैडर इनका अलग हो गया, शॉर्टिंग असिस्टेंट के साथ भी इनका ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है। सेम यहाँ पे इनको रिवर्स कर दिया है कि भाई अगर PACORO या SC PAPO में आना चाहे तो वो नहीं आ पाएंगे। अब हम बात करते हैं MTS की पोस्ट का। पोस्टमैन में भी यही रूल लागू होते हैं, ठीक है, कि पोस्टमैन के साथ ही ट्रांसफ़र ले सकता है, ऐसा नहीं कि PA के साथ ट्रांसफ़र ले। नेक्स्ट बात करते हैं हम MTS एंड पोस्ट ऑफिस, MTS इन पोस्ट ऑफिस की। तो MTS के बारे में कुछ एक्सेप्शन है। MTS जो है ट्रांसफ़र ले सकता है RMS में, मतलब अभी अगर वो पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा है तो वो RMS में भी अप्लाई कर सकता है, RMS की जो डिवीज़न है उनके लिए, ठीक है। सर्कल ऑफिस, रीजनल ऑफिस के लिए भी वो अप्लाई कर सकता है रूल 38। बट एक इसमें ये है कि पोस्टल अकाउंट ऑफिस जो रहते हैं PAO, वहाँ पर वो नहीं जा सकता है, लेकिन PAO पोस्टल अकाउंट ऑफिस वाला पोस्ट ऑफिस में आ सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, 9th पॉइंट है 1 ईयर सर्विस नॉट एप्लीकेबल ऑन, मतलब 1 साल की जैसे सर्विस कंप्लीट हो जानी मैंडेटरी है, तो बट कुछ कंडीशंस हैं, कुछ ऐसी कैटेगरीज है जिनके लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। फर्स्ट है PWBD, मतलब अगर कोई भी फिजिकली चैलेंज्ड कैटेगरी से रिक्रूटमेंट होके आए हैं, या फिर वो सर्विस में रहते रहते PWD कैटेगरी में आ जाते हैं किसी भी कारणवश, तो उस कंडीशन में उनको 1 साल कंप्लीट करना अनिवार्य नहीं है, वो 1 साल से पहले ही अप्लाई कर सकते हैं।
ट्रांसफ़र, और इसमें कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट भी उनको नहीं लगाने का ऑप्शन आता, मतलब लगाना नहीं है कोई भी डॉक्यूमेंट उनको, सिंपली वो जो है ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंपैशनेट ग्राउंड। तो कंपैशनेट ग्राउंड की बात, इसमें वो एम्प्लॉयज़ आते हैं जो कि अपने किसी भी फैमिली मेम्बर, जैसे कि उनके फादर है या मदर है या फिर स्पाउस हैं, उनकी जब डेथ हो जाती है, उनकी जगह जब किसी डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर को लगाया जाता है, तो उन सभी को क्या बोला जाता है, कंपैशनेट ग्राउंड से उनको रिक्रूट किया जाता है। तो ये कंपैशनेट ग्राउंड वाले होते हैं, ये भी 1 साल से पहले ही अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट है, एम्प्लॉय डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर को अगर टर्मिनल इलनेस से पीड़ित है, मतलब या तो एम्प्लॉय खुद, जैसे कि मान लेते हैं कि मैं हूँ, अगर मैं खुद या फिर मेरे कोई भी डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर, यानी कि जिनको मैंने अपनी फैमिली में ऐड करा रखा है डॉक्यूमेंट्स में, वो अगर किसी भी टर्मिनल इलनेस से सफ़र होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो उस केस में भी 1 साल से पहले अप्लाई किया जा सकता है। तो इसमें क्या लगाना होता है, इसमें आपको एक सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट रहती है और ये अपलोड भी करना रहता है ट्रांसफ़र फॉर्म भरते टाइम। तो ये आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से जो सिविल सर्जन रहते हैं वहाँ पर, उनसे एक सर्टिफिकेट बनवाना होता है कि ऐसे ऐसे मैं या फिर मेरा कोई भी फैमिली मेम्बर, उसका नाम लिखा होना चाहिए, ये टर्मिनल इलनेस से सफ़र्ड हैं, पीड़ित हैं, इस बेस पर जो है वो ये सर्टिफिकेट बनाते हैं, और जब ये अपलोड आप कर देते हैं तभी आपका केस कंसिडर किया जाता है। बात करते हैं स्पाउस ग्राउंड की। तो स्पाउस ग्राउंड में कोई भी ऐसे वरीयता नहीं दी जाती है कि आप 1 साल कंप्लीट करने से पहले अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर इनको ये एप्लीकेबिलिटी, एडमिसिबिलिटी नहीं रहती है। बात करते हैं हम इंटर सर्कल एंड इंट्रा सर्कल चांसेस की। तो ये जो कैटेगरीज हैं, 2 कैटेगरी को इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है, PWBD यानी कि फिजिकली जो चैलेंज्ड रहते हैं, एंड फीमेल डिवोर्सी को, इनको छोड़कर जितने भी अदर कैटेगरीज हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, SC ST OBC हो, या कंपैशनेट ग्राउंड से हो, या टर्मिनल इलनेस से हो, या स्पाउस ग्राउंड से हो, इन सभी को सिर्फ 2 चांस दिए जाते हैं। मतलब इंटर सर्कल ट्रांसफ़र वो 2 बार ले सकते हैं, अगर वो चाहते हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, तो वो 2 चांस ही पूरे सर्विस टेन्योर में, यानी कि 60 साल तक 2 चांस ही ले सकते हैं। वहीं पर अगर वो आप अपने सर्कल में ही अपना डिवीज़न चेंज करना चाहते हैं, तो भी वो सिर्फ उनको 2 चांस दिए जाते हैं। बट जो PWD कैंडिडेट्स रहते हैं उनको इसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है, 3 चांस उनको इंटर सर्कल के दिए जाते हैं, 3 चांस उनको इंट्रा सर्कल के दिए जाते हैं। वहीं पर जो फीमेल डिवोर्सी रहती है, मतलब जिनका डिवोर्स वगैरह हो जाता है अपने हस्बैंड से, और वो मैक्सिमम यानी कि पहले ही 2 इंटर सर्कल ले चुकी है और 2 इंट्रा सर्कल, अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है ट्रांसफ़र लेने का, तो उनको एक एडिशनल चांस दिया जाता है कि वो अपने पैटर्नल यूनिट में आ सके, यानी कि जहाँ पर उनके पेरेंट्स रहते हैं उनके नियर बाय वो ट्रांसफ़र ले सके। तो ये इनके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है। तो इसके लिए इनको क्या करना होता है कि चीफ PMG को रिक्वेस्ट करना होता है, यानी कि जिस भी सर्कल में, यानी कि जिस भी स्टेट में ये जॉब कर रही हैं, मान लेते हैं दिल्ली में कर रही है, तो इनको दिल्ली के चीफ PMG को लेटर लिखना होगा थ्रू प्रॉपर चैनल, और उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी। आफ्टर दैट ये अगर केस फाइनल कर देते हैं, कंसिडर कर लेते हैं केस को, तो ये DGPS के पास भेजेंगे, यानी कि पोस्टल सर्विस के जो DG रहते हैं, डायरेक्टर जनरल, उनके पास भेजेंगे। और अगर DGPS से भी ये केस अप्रूव हो जाता है, तो CEPT क्या करेगा, CEPT जो कि ऑनलाइन पोर्टल रहते हैं डाक विभाग के, उनको एग्जीक्यूट करता है, उनमें मॉडिफिकेशंस करता है, तो ये उनके रजिस्ट्रेशन में मॉडिफिकेशन करेंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन करने की उनको परमिशन देंगे, क्योंकि उनके तो ऑलरेडी 2 चांस इंटर सर्कल के, 2 इंट्रा सर्कल के वैनिश हो चुके हैं, तो अब उनके पास कोई चांस तो है नहीं, तो वो एंट्री नहीं कर पाएंगे रूल 38 पोर्टल में। तो CEPT क्या करेगा, उसमें उनको न्यू रजिस्ट्रेशन करने का मौका देगा, मतलब उसमें ऐसे मॉडिफिकेशन करेगा जिससे कि वो न्यू रजिस्ट्रेशन कर पाएँ। फिर ये फीमेल डिवोर्सी को न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा, एंड आफ्टर दैट वो अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है गैप, यानी कि अगर हम एक बार हमने ट्रांसफ़र ले लिया और दोबारा ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, तो उसके बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो इसमें लिखा है सेम कैटेगरी ऑफ ट्रांसफ़र, उनमें 3 इयर्स का गैप होना चाहिए, और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ट्रांसफ़र में कोई गैप की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ।
मान लेते हैं, मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ, मैं महाराष्ट्र से दिल्ली आई हूँ, ठीक है। तो दिल्ली से अगर मैं यूपी आना चाहती हूँ तो मैं एकदम से फॉर्म नहीं भर सकती। दिल्ली आने के बाद मेरे को दिल्ली में 3 साल जॉब करनी पड़ेगी, तब मैं यूपी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाऊँगी। इसका मतलब ये है, ठीक है। अब हम बात करें, ये तो सेम कैटेगरी हो गई, क्योंकि पहले क्या हुआ, महाराष्ट्र से दिल्ली आई तो मैंने इंटर सर्कल ट्रांसफ़र लिया, एंड दिल्ली से जब मैं यूपी जाना चाहती हूँ तो भी मेरे को इंटर सर्कल की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसलिए मेरे को 3 साल दिल्ली में करना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट कैटेगरी की। फर्स्ट केस में मैं महाराष्ट्र से दिल्ली आई तो मैंने क्या लिया, इंटर सर्कल ट्रांसफ़र। अब मैं चाहती हूँ कि मैं दिल्ली में ही अपना डिवीज़न चेंज कर लूँ, ऐसा डिवीज़न ले लूँ जो मेरे घर से थोड़ा तो नज़दीक पड़ता हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, दिल्ली में ही दोबारा से इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र अप्लाई करूँगी, क्योंकि दिल्ली में ही मेरे को लेना है ट्रांसफ़र, तो इंट्रा सर्कल ही अप्लाई करने पड़ेगा। तो ये मैं अप्लाई कर सकती हूँ किसी भी दिन, मतलब यहाँ पर जैसे ही महाराष्ट्र से दिल्ली आ गई हूँ तो दिल्ली में अगर मेरे को कहीं भी ट्रांसफ़र चाहिए तो मैं कभी भी इसको अप्लाई कर सकती हूँ दिल्ली में आने के बाद। तो इसमें कोई भी गैप की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात आती है प्रेफरेंसेस की। आपको फॉर्म फिल करते टाइम 10 डिविजन्स की प्रेफरेंस देनी होती है। फर्दर बात करते हैं कैंसिलेशन ऑफ अप्रूव्ड ट्रांसफ़र। जैसे ही ऑनलाइन पोर्टल पर एक बार आपका ट्रांसफ़र अप्रूव हो जाता है और आपको सीट अलॉट हो जाती है, तो फिर आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं। ये ऑप्शन 72 आवर्स के लिए ही रहते हैं, मतलब 72 आवर्स तक ही आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। अगर 72 आवर्स तक आप इनमें कुछ भी नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट समझ लिया जाता है। तो 2 ऑप्शन रहते हैं, एक्सेप्ट का, डिक्लाइन का। या तो आप एक्सेप्ट करो या डिक्लाइन करो। अगर आप डिक्लाइन कर देते हैं तो ठीक है, और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो 72 आवर्स के बाद वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट समझ लिया जाता है। और मान लेते हैं कि आपने डिक्लाइन किया नहीं और आप जाना भी नहीं चाहते हैं, जो डिवीज़न आपको अलॉट हुआ है वो मतलब कि आपके लिए सूटेबल नहीं है, वहाँ पर आप अप डाउन नहीं कर सकते हैं या फिर रह नहीं सकते हैं, जो भी XYZ आपकी जो भी प्रॉब्लम है, और आप उसको डिक्लाइन भी नहीं करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफ़र एक्सेप्ट हो जाएगा और आपका एक चांस जो है अवेल समझ लिया जाएगा। मतलब कि आपने एक बार ट्रांसफ़र ले लिया है, अलॉट हो गया है आपको, ठीक है। तो अगर आपको जो भी डिवीज़न अलॉट हुआ है वहाँ पर अगर आप जाना नहीं चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि 72 आवर्स के अंदर अंदर आप डिक्लाइन ज़रूर करें। अगर डिक्लाइन नहीं करेंगे तो आप अपनी सर्विस के साथ ही खिलवाड़ कर लेंगे, एक चांस आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मेजर प्रॉब्लम इन सम स्टेट्स। बहुत सारे राज्यों में ये प्रॉब्लम देखी जा रही है 66.66% वाली। तो इसमें क्या है, जैसे कि राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, ऐसे कुछ स्टेट्स हैं, बिहार हो गया, बिहार भी बहुत ज़्यादा है इसमें। तो इसमें क्या है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सैंक्शनड स्ट्रेंथ, यानी कि अगर किसी डिवीज़न में, मतलब जो हमारा पेरेंट डिवीज़न है, पेरेंट यूनिट है जिसमें अभी हम काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पे इतना स्टाफ नहीं रहेगा ना, इतने %, यानी कि 100 में से अगर वहाँ पे 67 PA नहीं रहेंगे तो PA को वहाँ से ट्रांसफ़र अप्रूव नहीं होगा, डिवीज़न ऑफिस वाले अप्रूव ही नहीं करेंगे। तो जब डिवीज़न अप्रूव नहीं करेगा तो फिर आपका फाइनल ट्रांसफ़र अप्रूव भी नहीं हो पाएगा CEPT की तरफ से। तो ये एक बहुत ही बड़ा महासंकट कह सकती हूँ इसको मैं, महासंकट चल रहा है, जो कि इसका सॉल्यूशन भी नहीं हो पा रहा है। और कुछ स्टेट्स में हो रहा है, जैसे कि बिहार में बहुत ज़्यादा है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा है, हरियाणा में भी, और यूपी में ज़्यादा नहीं है बट कुछ हद तक है। तो देखिए ये प्रॉब्लम है। अब इसका तो सॉल्यूशन मैं भी कुछ नहीं बता सकती, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलीविंग की। तो रिलीविंग कैसे होता है, एक बार जैसे ही आपको ट्रांसफ़र अलॉट हो जाता है और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं या फिर वो ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट हो जाता है, तो उसके बाद आपका ऑर्डर निकाला जाता है, एक फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, फाइनल अप्रूव्ड लिस्ट में, एंड आफ्टर दैट जो सर्कल रहता है आपका एंड डिवीज़न लॉगिन पर आपका नाम अपडेट हो जाता है कि आपका ट्रांसफ़र यहाँ से यहाँ पर कर दिया गया है। तो फिर इसमें 30 डेज़ तक का आपके पास टाइम रहता है, मतलब 30 डेज़ तक आपको रिलीव कर देना है जो आपकी पेरेंट यूनिट है उनको।
और एक केस ऐसा है कि आप डिले करा सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं जाना, आपकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, तो आप अपनी रिक्वेस्ट एप्लीकेशन अपने डिविजनल हेड को दे सकते हैं। तो उसमें आपका जो नाम सर्कल एंड डिवीज़न लॉगिन पर अपडेट होएगा, ट्रांसफ़र हो गया है फाइनली, उसके 60 डेज़ तक इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। मतलब ये समझ सकते हैं कि जो पहले 30 दिन है जिसमें कि आपको रिलीव कर देना ज़रूरी था, उसके आगे 30 दिनों तक और आप इसको एक्सटेंड करा सकते हैं। एक और इसमें एक्सेप्शन है कि अगर कोई भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग किसी भी एम्प्लॉय के अगेंस्ट हो रखी है, उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, उनको चार्जशीट हो रखी है, या फिर उनका अभी तक जो है जो उनको पनिशमेंट मिला है वो पनिशमेंट पेंडिंग है, या फिर कोई भी जो फीमेल एम्प्लॉय है वो मैटरनिटी लीव पर है, तो उस केस में क्या होता है, जब उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, ऐसा नहीं है कि उनका ट्रांसफ़र कैंसिल समझ लिया जाएगा, कैंसिल नहीं समझा जाएगा, ट्रांसफ़र अप्रूव्ड ही रहेगा, बट जब उनकी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो जाएगी, उनका पनिशमेंट ख़त्म हो जाएगा, उस डेट से ये टाइमलाइंस उन पर लागू होगी। मतलब उस डेट से 30 दिनों के अंदर अंदर उनको रिलीव कर देना है उनके पेरेंट डिविजनल हेड को। ऐसे ही मैटरनिटी लीव के केस में है, अगर कोई भी फीमेल मैटरनिटी लीव पर चल रही है और जब उनकी मैटरनिटी लीव ख़त्म हो जाएगी, उस डेट से 30 दिनों के अंदर उनको रिलीव कर देना है, और अगर वो एक्सटेंड कराना चाहती हैं तो वो 60 डेज़ तक एक्सटेंशन ले सकती हैं। ट्रांसफ़र पोर्टल रन्स क्वार्टरली, मतलब जो ट्रांसफ़र पोर्टल है वो साल में ट्रांसफ़र 4 बार होते हैं। एक तो मार्च में पोर्टल रन करता है, जून में, सितंबर में, दिसंबर में। मतलब जो फॉर्म्स फरवरी तक भरे जाते हैं, मई तक भरे जाते हैं, जुलाई तक भरे जाते हैं, नवंबर तक भरे जाते हैं, वो मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर में एक्सेस होते हैं। तो इसमें एक लेटेस्ट रूलिंग आई थी, पहले थोड़ी अलग रूलिंग थी, पहले इंट्रा सर्कल लिस्ट आती थी, उसके बाद इंटर सर्कल लिस्ट आती थी, बट रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया था जून में, तो उससे क्या हुआ है, उससे स्टार्ट हो गया है कि इंटर सर्कल एंड इंट्रा सर्कल दोनों ही लिस्ट एक बार में ही आएंगी। तो ये 13th जो डेट है, जैसे अभी मार्च का पोर्टल जो है मार्च में एक्सेस होगा, तो 13 मार्च तक आपकी बोथ इंटर एंड इंट्रा सर्कल लिस्ट आ जानी चाहिए। ये एक डेट दी गई है स्पेसिफिक, बट इससे थोड़ा पीछे भी हो जाता है, मतलब इसमें डिले भी हो जाता है, तो उस डिले को भी एक्सेप्ट करने के लिए आप थोड़ा रेडी रहिए, पेशेंस रखिए। थोड़ा दिन लेट भी हो जाता है, 1-1.5 हफ्ता, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई एकदम जो डिसाइडेड डेट है उसी पर सारे काम कंप्लीट हो पाएंगे, तो थोड़ा इसमें डिले भी हो जाता है, 1-1.5 हफ्ता, बट आ जाता है फाइनली। एंड इसके लिए ये तो पता ही है कि आपको ऑनलाइन रूल 38 पोर्टल पर जाकर फॉर्म फिल करना होता है। तो ये था इस स्लाइड में, और कुछ और एडिशनल पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ, म्यूचुअल ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग बताती हूँ। जो अभी तक मैंने बताई है कंडीशंस आपको, जनरल कंडीशंस, वो सभी ट्रांसफ़र्स पर एप्लीकेबल होती है, और जिसमें एक्सेप्शन था वो भी मैंने आपको बता दिया है। बट म्यूचुअल के केस में एक चीज़ एडिशनल ये रहती है कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो रूल 38 को अलग समझ लेते हैं और म्यूचुअल ट्रांसफ़र को अलग समझ लेते हैं। देखिए ये मिथ है, और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो सही से। जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र है वो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि रूल 38 का ही एक पार्ट है। तो अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लेते हो तो वो भी आपका एक चांस माना जाता है, चाहे वो आपने इंटर सर्कल म्यूचुअल ट्रांसफ़र लिया हो या फिर इंट्रा सर्कल म्यूचुअल ट्रांसफ़र लिया हो, वो आपका एक चांस जरूर काउंट होगा। और कुछ मैं एडिशनल पॉइंट्स बताना चाहती हूँ टेम्परेरी ट्रांसफ़र के बारे में। टेम्परेरी ट्रांसफ़र भी आपको तभी मिलता है जब आप प्रेजेंट कैडर में 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं। और सेकंड थिंग ये है कि मैक्सिमम 3 साल के लिए इसको आप ले सकते हैं, और 2 स्पेल्स में ले सकते हैं, यानी कि एक बार में, मतलब या तो एक बार में ही आप ले लो, या फिर 2 स्पेल्स में, यानी कि 2 बार में इसको ले लो। और एक बार अगर आपने ले लिया है और दोबारा आप लेना चाहते हो तो उनके बीच में 3 साल का गैप जरूर होना चाहिए, तभी ये आपका अप्रूव हो सकता है। और इसमें जो आपको सैलरी मिलती है वो जिस यूनिट में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, मान लिया आप राजस्थान से दिल्ली आ गए हैं, तो दिल्ली में जिस डिवीज़न में आप काम कर रहे हैं वहाँ से आपकी सैलरी बनेगी, यानी कि बोरोइंग यूनिट से आपको सैलरी मिलेगी। और ये रूटीन मैनर में नहीं होता कि भाई रूल 38 ट्रांसफ़र की जो अदर
ट्रांसफ़र्स हैं वो तो रूटीन मैनर के ट्रांसफ़र हैं, बट ये एक्सट्रीम कंडीशंस में ही हो पाता है जिसमें कि आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सेटिस्फाई हो जाए। ये केस टू केस वेरी करता है। तो अगर आपकी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, पहले तो डिविजनल हेड, वो अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं तो वो केस को प्रोसीड कर देते हैं रीजनल ऑफिस। रीजनल ऑफिस सेटिस्फाई हो जाता है तो चीफ पीएमजी ऑफिस को प्रोसीड करता है केस, और चीफ पीएमजी ऑफिस अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो वो डीजी पोस्ट के पास जाता है, डायरेक्टर जनरल पोस्टल सर्विस के पास। और यही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, फाइनल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि इन केसेस को अप्रूव करती है, टेम्परेरी ट्रांसफ़र वाले केसेस को। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ट्रांसफ़र, टेम्परेरी ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग, जो कि आपको जानने आवश्यक थे, और ये रूल्स जो है सभी को नहीं पता रहते हैं। तो ये रूल्स देखिए आपने बहुत ही अच्छे से जाने। अब मैं कुछ आपको स्लाइड्स दिखा देती हूँ जहाँ से मैंने इनको कंपाइल किया है, वो स्लाइड्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये वो स्लाइड्स है जहाँ से मैंने इनको कंपाइल किया है। ये 3 फरवरी 2023 का नोटिफिकेशन है जिसमें रूल 38 के बारे में सब कुछ A to Z डिटेल में बताया गया है। बट इसमें कुछ जानकारी ऐसी थी जो कि फर्दर कुछ नोटिफिकेशंस आए उनके द्वारा अपडेट कर दी गई थी, तो वो भी मैंने यहाँ पर ऐड किए हैं। पहले तो सबसे पहले यही सर्कुलर मिलेगा कंप्लीट आपको, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और मैं चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स जो भी डाक विभाग में कार्यरत है उनको ये रूल्स जानने ज़रूरी हैं, तो आप उनसे ज़रूर ये शेयर करें जिससे कि उनको भी इनकी जानकारी मिल पाए। तो ये आप देख सकते हैं, ये फर्दर एक नोटिफिकेशन आया था 4 अगस्त को, ये वो है। इसमें कुछ कुछ चीज़ों का क्लैरिफिकेशन दिया गया था, ये भी आप पढ़ सकते हैं। आफ्टर दैट ये एक लेटेस्ट रूलिंग आई थी जो कि ये आप देख सकते हैं 4 अगस्त, 21 सितंबर, 3 फरवरी, 2 सितंबर 2021 के जितने भी सर्कुलर्स आए उनके बारे में जो भी क्लैरिफिकेशंस था, जो बहुत सारी क्वेरीज जाती हैं डायरेक्टरेट में जो कि कंफ्यूजिंग रहता है, बहुत समझ नहीं आ पाती हैं कि इनको कैसे कंसिडर किया जाए, तो उन पर डायरेक्टरेट द्वारा ये क्लैरिफिकेशन दिया गया था। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, बहुत ही ईजी वर्डिंग्स में दिया गया है, इसको भी आप ज़रूर पढ़िए। वैसे तो इनको मैंने बता दिया है, सबको आपको बहुत ही अच्छे से समझा दिया है, बट इसमें से भी पढ़ेंगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये जितनी भी स्लाइड्स मैंने दिखाई ये आपको बहुत ही शॉर्टेस्ट वे में यहाँ पर कंपाइल करके आपको समझाया गया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे सब। अगर आप फर्स्ट टाइम आपने हमारे चैनल को विज़िट किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। और मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मैं बहुत ही कुछ शॉर्ट्स वीडियोस में, कुछ थोड़ा 3-4 मिनट की वीडियोस में, एंड कुछ थोड़ा बड़ी वीडियोस में 9-10 मिनट की वीडियोस में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराती रहती हूँ रिगार्डिंग योर सर्विस, जिससे कि आपको अपनी सर्विस में कोई भी आपसे इरेगुलरिटी ना हो और आपकी जो सर्विस है उसकी जानकारी आपको अपडेटेड नियमों के साथ मिलती रहे। तो फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। ऑल द बेस्ट।